आज की पत्रकारिता में निश्चित रूप से तकनीक ने बहुत सहायता की है। अगर आप कहिए कि हम लोग तो ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के विद्यार्थी रहे हैं, उस समय तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। अगर आपने कोई खबर लिखी है तो आपके पास वो आपका लिखा हुआ जो स्क्रिप्ट होता था वही आपकी पूंजी होती थी, उसी को बचा के रखना होता था। आज आप ढेर सारी चीज़ें अपने पास बचा सकते हैं। रेफ़रेंस खोजने के लिए आपको बहुत भाग-दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होती, ढेर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब ये बात कही जा सकती है कि एआई के दौर में जो मूल पत्रकारिता है वो कितनी आपका विश्वसनीय रह गई है या सोच के और तर्क के अनुकूल है वो, इस बात की जा सकती है। लेकिन कोई भी तकनीकी विकास, प्रौद्योगिकी विकास के दोनों पक्ष हैं, उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है और उसको अपने सकारात्मक उपयोग भी किया जा सकता है। एआई का उपयोग आप कर सकते हैं जो बैकग्राउंड मटेरियल आपको प्राप्त करने के लिए, संदर्भों की जानकारी के लिए, तो तत्काल आपको मिल जाएँगे, आपको किताब पलटने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप सार्थक रूप से उसका प्रयोग करें। उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं कि जो आप जिस तरह का नैरेटिव आप बनाना चाहते हैं, उस तरह की चीज़ें आप खड़े कर लें, उसके अनुकूल अपनी बात कहना शुरू कर दें। दोनों चीज़ें। लेकिन जो अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो वही सवाल आएगा जो पत्रकारिता की विश्वसनीयता को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे आप तकनीक के माध्यम से करें या ना करें। एक बड़ा सवाल ये आता है कि जब आप ऐसे संस्थानों में, किसी भी संस्थान में काम करते हो, कोई भी संस्थान हो, चाहे वो ऐसा संस्थान जो सरकार चलाती है, ऐसे संस्थान जो अलग-अलग प्रतिष्ठान चलाते हैं, हर संस्थान की उन संस्थानों में काम करने वाले लोगों की एक अपनी सोच होती है और वो सोच बनती किससे है? जो हाँ उस संस्थान में की जो अपनी नीतियाँ हैं, जो संपादकीय नीतियाँ, संपादकीय निर्णय हैं, उस निर्णय के तहत ही आपको काम करना। कोई ऐसी संस्थान नहीं होती, कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ एब्सोल्यूट आज़ादी हो। मतलब आप जो मनाए सो कीजिए, ये कहीं नहीं, क्योंकि व्यवस्था को चलाने के लिए एक 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 नीति, एक कार्य योजना तो बनानी ही पड़ती है सबको। हर संस्थान बनाता है और इस पे सवाल भी नहीं खड़ा किया सकता। अगर आप उससे असंतुष्ट हैं, असहमत हैं, वहाँ काम मत कीजिए। आप अगर ऐसे कोई फैसले हैं जो आपके सोच के अनुकूल, आपके कार्यशैली के अनुकूल नहीं है, आप वहाँ काम मत कीजिए। ऐसे ही है, अगर आप किसी बड़े संस्थान में काम कर रहे हैं, आप टेलीग्राफ अखबार में काम कर रहे हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस में काम कर रहे हैं, आप डेक्कन हेराल्ड में काम कर रहे हैं, आप दैनिक जागरण में काम कर रहे हैं, आप जनसत्ता में काम कर रहे हैं, जो अखबारों का नाम मैंने आपसे लिया, आप मलयालम मनोरमा में काम कर रहे हैं, हर अखबार की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अनुकूल ही आपको काम करना है। अगर उस काम करते समय आपको लगता है कि यह नीतियाँ जो इनकी पॉलिसी से मैं सहमत नहीं हूँ, मेरा काम सोच का और काम करने का तरीका प्रभावित होता है, बिल्कुल आपकी आज़ादी है, आप काम मत कीजिए। वही स्थिति सरकारी संस्थानों में भी है। अगर सरकार के साथ या ऐसी कोई संस्था जो सरकार संचालित करती है, उस संस्था की एक अपनी नीति है। अगर आप उस नीति से सहमत हैं, उसमें रहिए, नहीं सहमत हैं, मत रहिए। लेकिन उससे अलग नहीं जा सकते आप। और ये ज़रूर है कि उस नीति के साथ रह करके, उस नीति से सहमत होकर के आप अपने लिए रास्ता निकाल सकते हैं कि हम कैसे काम करें। सरकार में काम करते समय ऐसा नहीं होता कि आप स्पष्टीकरण नहीं माँग सकते। आप ये नहीं होता कि आप कोई बात कही जा रही है तो उसके बारे में उसकी विशद व्याख्या नहीं करा सकते आप। लेकिन ये ज़रूर है कि आप बात करने का तरीका और किसी जो आज़ाद इकाई है उसके काम करने के तरीके में निश्चित रूप से अंतर है। आप इंट्रोगेशन नहीं कर सकते किसी का, नहीं मैंने या जो सार्वजनिक संस्थान है इसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन कोई बात अगर कही जा रही है तो उसकी विशद व्याख्या की आप मांग कर सकते हैं, उससे सवाल पूछ सकते हैं, स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो स्पष्ट नहीं है, उसके बारे में आप कर सकते हैं कि इसको और स्पष्ट किया जाए, इसको किसी रूप में उसकी आप व्याख्या कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, जैसे कि आज के दौर में जब ये सरकार सत्ता में आई तो इसने विदेश यात्राओं में मीडिया डेलीगेशन ले जाना बंद कर दिया और एक परसेप्शन बनाया गया और बात कही गई कि ये तो जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं, उन सरकारों के दौर में पत्रकारों को तमाम तरह की सुविधाएं मिली हुई थी, जो सुविधाएं बाद में बंद कर दी गई, इस कारण से पत्रकारों की नाराजगी है, जबकि वह स्थिति ऐसी नहीं है। अगर आप कहिए विदेश यात्राओं में जब मीडिया डेलीगेशन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी या उपराष्ट्रपति जी के साथ जाता रहा है, तो उससे ऐसा नहीं था कि केवल उन पत्रकारों को कोई फ़ायदा था। पत्रकार जाते थे, केवल इतनी राहत होती थी कि उसी जहाज़ से जाते थे जिस जहाज़ से वीवीआईपी लोग जा रहे हैं, किराया नहीं लगता था।
बाकी वहाँ रहने का खर्चा उनको देना पड़ता था, घूमने का खर्चा देना पड़ता था, ट्रांसपोर्ट का खर्च उनको वहन करना पड़ता था। ये कोई सब कुछ सरकार के भरोसे था ऐसा नहीं है। लेकिन जब जाते थे उसका लाभ कितना था? अगर आप कोई पत्रकार किसी देश में गया है तो उस देश के लोगों से भी वो बात करता था, उस देश के सिविल सोसाइटी से भी बात करता था। हमारे देश में किसी विषय पर हमारे आम नागरिकों की सोच क्या है, हम कैसे सोचते हैं, उस पर एक तरह का संवाद लोगों से काम होता था। और वह संवाद देश, सरकार, प्रतिष्ठान के बारे में विदेशों में धारणा बनाने के लिए भी बहुत कारगर थे। आज तो कोई नहीं बात हो पाती है। मीडिया जिस बात के लिए होता है, मीडिया चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, वह उस देश में जो धारणाएं हैं, जो विमर्श है, उसको लेकर के आगे जाता है। और अगर जिस देश में गए हैं वहाँ अपने देश के बारे में किसी तरह का मिसकंसेप्शन है, किसी भी तरह का संदेह, उसको दूर करने में उसकी भूमिका हो जाती है। तो एक जो कहते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, यह बहुत मजबूत होता है। लेकिन आप इसकी व्याख्या अलग तरीके से करके आपने एकदम बंद कर दिया। हर बात सरकार थोड़ी करती है। बहुत सारी बातें देश का आम नागरिक करता है। जब आप जाते हैं तो आप देश के प्रतिनिधि होते हैं, देश का एम्बेसडर कहा जाता है कि एक प्रत्येक नागरिक इस देश आप विदेश में वो अपने देश का एम्बेसडर है। मीडिया भी यही काम करती है। मीडिया जब जाती है तो आप बड़े पैमाने पर एक समूह है जो प्रशिक्षित है, जो जानकार है, जिसका ही काम है, तो इस तरह से आप हमारे देश को ही फायदा होता है। लेकिन इसको बंद कर दिया गया, इसके अलग तर्क दिए गए, जो तर्क दिए गए वो बेमानी है। ये कहना कि आप बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती थी और उन सुविधाओं से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लोगों का होता था। और मेरा अपना मानना है कि उस परंपरा को, उस व्यवस्था को जारी रखना चाहिए था।